गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। देखिए, आपको हेरिडिटी बताई जा रही थी, अनुवांशिकता। तो उसमें अनुवांशिकता के नियम बताए गए थे, तो जिसमें प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस और पृथक्करण का नियम बताया जा चुका था, यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब यहाँ पर जो है आपका एक नियम और था जो बताया भी गया है, स्वतंत्र अभिवन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स। तो वो जो है स्वतंत्र अभिवन के नियम में ये बताया गया था कि जब दो जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराते हैं तो F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त होते हैं उनमें फिर से स्वपरागण करा देते हैं। और स्वपरागण करने के बाद इनमें जो जीन होते हैं, युग्मकों के जीन स्वतंत्र रूप से दूसरे युग्मक में पहुंच जाते हैं और निषेचन के बाद फिर संलयित होकर के नए युग्मक बना लेते हैं। किस अनुपात में? एक निश्चित अनुपात में। और वो अनुपात क्या होता है? 9:3:3:1 के अनुपात में ये संतानें हमें प्राप्त होती हैं। तो जैसे आपने विपरीत लक्षण वाले, अभी तक आप पृथक्करण के नियम में क्या था कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों को लेते हैं तो वो आपका पृथक्करण का नियम था। इसमें क्या है, जब दो जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो युग्मक के जीन स्वतंत्र होकर के दूसरे युग्मक में चले जाते हैं और निषेचन के बाद ये युग्मक आपस में जुड़ करके एक नई संतानें उत्पन्न करते हैं एक निश्चित अनुपात में। वो अनुपात है 9:3:3:1 के अनुपात में ये संतानें हमें प्राप्त होती हैं, जिसे हम स्वतंत्र अभिवन का नियम कहते हैं। अब जैसे कि इसको फिगर के द्वारा आप समझेंगे तो कल भी बताया गया था कि मान लीजिए पीले गोल आपने पौधे के होते हैं, एक तो पीला गोल ले लिया और एक झुर्रीदार हरा ले लिया। तो यहाँ पर देखिए पीले के लिए क्या लिखते हैं? एलो। यहाँ पर आप सिंबल समझिए, पीला के लिए लेते हैं एलो, ठीक है, और गोल के लिए लेते हैं कैपिटल आर। राउंड, एलो से पीला हो गया, राउंड से गोल हो गया। फिर इसके बाद हरे के लिए क्या लेते हैं? स्मॉल वाई। ग्रीन की तरह लगता है लेकिन उसको स्मॉल वाई मानते हैं हरे के लिए। और स्मॉल आर जो है झुर्रीदार यानी छुड़े हुए, झुर्रीदार जो होते हैं स्मॉल आर। इसी के अपोजिट ये जो पौधे हैं पीले गोल का, इसका अपोजिट हरा और झुर्रीदार हो गया। पीला के लिए हरा हो गया और गोल के लिए झुर्रीदार हो गया। ये 4 प्रकार के पौधे आपको प्राप्त होते हैं किसमें? F1 पीढ़ी में। जब इनमें स्वपरागण कराते हो तो स्वतंत्र रूप से एक निश्चित अनुपात में वो संतानें हमें प्राप्त होती हैं, जिसके कारण उसे हम स्वतंत्र अभिवन का नियम कहते हैं। जैसे अब ये आपको मालूम है तो आप पेयर लोगे, क्योंकि अभी तक आप क्या ले रहे थे? एक पेयर ले रहे थे, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये तो एक जोड़ी हो गया। आपको क्या लेना है? इसमें 2 जोड़ी, कैपिटल वाई भी ले लेंगे आगे, इसमें स्मॉल वाई आगे ले लेंगे, ये बीच से गैप रहेगा। अब इनके बीच जब संकरण कराते हैं तो वाई कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई आ जाएगा, फिर कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर आ जाएगा। ये F1 पीढ़ी है जो आपकी संतानें प्राप्त हुई। फिर इसके बाद इसको बीच से अलग करेंगे, स्वपरागण कराएंगे, इनके बीच स्वपरागण कराते हैं या पुनः निषेचन कराते हैं तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अब ये इधर का कैपिटल आर स्मॉल आर इधर कर देंगे। अब इनमें आप संकरण कराओगे तो F2 पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से एक निश्चित अनुपात में संतानें प्राप्त होगी। जैसे y के साथ ये r आएगा, YR, फिर y के साथ जोड़ेंगे y स्मॉल r आएगा, फिर स्मॉल y कैपिटल R से, फिर स्मॉल y स्मॉल r आ गया। तो ये क्या है? F2 पीढ़ी है। और F2 पीढ़ी में जो संतानें प्राप्त हुई हैं स्वतंत्र रूप से एक निश्चित अनुपात में 9:3:3:1। तो 9:3:3:1 का जो अनुपात होता है वो जो है स्वतंत्र अभिवन के नियम की पुष्टि करता है। तो ये जो आपकी 4 संतानें प्राप्त हुई हैं 9:3:3:1 के अनुपात में, उनको आप साइड में लिख के समझा सकते हैं। वाई आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब यहाँ देखिए कैपिटल वाई तो क्या कहते हैं? पीला। तो ये पौधे संतान किस प्रकार होगी? पीला गोल या गोल पीले होंगे। फिर मतलब पीला है लेकिन क्या है? गोल है। और इसमें क्या है? ये पीला है लेकिन झुर्रीदार है, तो पीले झुर्रीदार। फिर इसमें आप देखिए स्मॉल वाई कैपिटल आर, तो स्मॉल वाई को आप क्या कहते हैं? यहाँ पर हरा, तो हरे, और राउंड को क्या कहते हैं? गोल, हरे गोल। फिर यहाँ पर हरे झुर्रीदार,
रिंकल, रिंकल माने झुर्रीदार होता है, स्मॉल आर से लिखते हैं झुर्रीदार। तो ये इस प्रकार आपको ये जो संतानें प्राप्त हुई है किस रूप में, पीले गोल, पीले झुर्रीदार, हरे गोल, हरे झुर्रीदार। तो इस प्रकार ये स्वतंत्र अभिवन के नियम की पुष्टि करता है। इसके बाद आता है अनुवांशिकता का गुणसूत्र सिद्धांत। ये किसने दिया था, अनुवांशिकता का गुणसूत्र सिद्धांत। देखिए इसमें एक चेकर बोर्ड पुनेट ने बनाया था। तो चेकर बोर्ड होता कैसे है, तो आपको क्या करना है, इस प्रकार आपको खाने खींच देने, 4 खाने इधर, 4 खाने आपको इधर खींच देने। ये बनाने को आता नहीं है, 12 का है, लेकिन आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। तो आपके जो 4 पौधे कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, ये इस तरह भी आपने नीचे प्राप्त किए थे, उनको आप सीधा लिख लीजिए। फिर इसी क्रम में जो ऊपर लिखा है इस तरह ऊपर से नीचे लिख दीजिए। फिर आप इनको पहले उतार दीजिए, ऊपर वाला पहले सब में लिख दीजिए जो ऊपर लिखा हुआ है, नकल करनी ये। फिर इसमें कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर स्मॉल वाई कैपिटल आर, इस तरह आप उतार देंगे। फिर इसमें स्मॉल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, इस प्रकार आप ऊपर वाला सीधे उतारते चले जाएंगे। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, इधर से इधर की ओर नोट करेंगे, जो आगे लिखा है इसी चीज को आप लिखते चले जाओ ये। फिर इसमें वाई स्मॉल आर, वाई स्मॉल आर, वाई स्मॉल आर, वाई स्मॉल आर, फिर ये स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, फिर स्मॉल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये। अब देखिए ये पूरे चार्ट पे आप देखिए कि जो सबसे छोटा आप देखिए स्मॉल वाई है और यहाँ पर स्मॉल आर सबसे अलग है। जितने आपके खाने हैं ये खाना अलग, तो वो आपका हो गया, ये आपका अलग, जिसका अनुपात क्या है अभी आपको 9, 3, 3, 1 के अनुपात में बताया गया है। तो ये अनुपात जो आया इसका सिंबल क्या है, आप मान लीजिए इसका सिंबल आपने त्रिभुज बना दिया समझने के लिए, तो इसका सिंबल हो गया 1, किनारे से शुरू कर रहे हैं तो किनारे की ओर है। फिर इसके बाद 3, तो आप इधर वाले पहले देख लीजिए जिसमें स्मॉल आर हो लेकिन उस साइड में, तो उस साइड में जो स्मॉल आर ऊपर नीचे दोनों हो, तो एक तो ये है ऊपर नीचे है, एक में इसमें है और फिर एक इसमें है, इसके अलावा किसी में नहीं है। तो ये होगा 3 हो गए। फिर इसके बाद आप स्मॉल वाई देख लीजिए जो इधर की ओर, तो एक तो आपका ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये 3 में स्मॉल वाई पहले है तो ये 3 हो गया। बाकी शेष जो बचते हैं वो आपके 9, आप चाहे गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1, 9। तो ये 9 आपके जो प्राप्त हुए, आप इसको दूसरा कोई सिंबल बना लीजिए, मान लीजिए इसमें इस तरह बना लीजिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसका सिंबल इस प्रकार बनाओ। तो इस प्रकार सिंबल के माध्यम से आप क्लियर कर सकते हो कि ये निश्चित अनुपात में किस प्रकार की संतानें प्राप्त होती हैं। ठीक है। फिर इसके बाद आता है गुणसूत्र, अनुवांशिकी का गुणसूत्र सिद्धांत। तो अनुवांशिकी का गुणसूत्र सिद्धांत शटन तथा बॉबरी ने दिया था। शटन तथा बॉबरी एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है सिद्धांत दिया था गुणसूत्र सिद्धांत अनुवांशिकी का। इन्होंने बताया था कि सभी प्रकार के जीवों में जो प्रत्येक लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें एक जोड़ी जीन का होना आवश्यक होता है। आनुवंशिक लक्षणों के जीन गुणसूत्र पर पंक्तिबद्ध स्थित होते हैं। जीवों में जो शुक्राणु और अंडाणु होते हैं इनकी बराबर की भागीदारी होती है। फिर इसके बाद जो अगुणित शुक्राणु और अंडाणु जो होते हैं ये मिल करके संलयन द्वारा जाइगोट का निर्माण करते हैं और भ्रूण बनता है, उससे नए जीव का विकास होता है। तो इस प्रकार वो आपका हो गया गुणसूत्र सिद्धांत जो शटन तथा बॉबरी ने दिया था। इसके बाद आता है गुणसूत्र। तो गुणसूत्र है क्या, तो आपको मालूम होना चाहिए कि केंद्रक के अंदर एक केंद्रक द्रव्य होता है जिसमें धागे जैसी संरचना फैली होती है, जिसे हम क्रोमैटिन जाल बोलते हैं। कोशिका विभाजन के समय ये धागे आपस में लिपट करके एक संरचना बना लेते हैं, उसको हम कहते हैं गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स। इसकी खोज
गुणसूत्र की खोज स्ट्रासबर्गर ने की थी और वाल्डेयर ने इसको नाम दिया था। स्ट्रासबर्गर ने तो इसकी खोज की थी, वाल्डेयर ने इन्हें क्रोमोसोम कहा था। क्रोमोसोम को इंग्लिश में कहते हैं, क्रोमोसोम इंग्लिश शब्द है, क्रोमोसोम्स का मतलब होता है गुणसूत्र, तो क्रोमोसोम नाम दिया था वाल्डेयर ने। और खोज किसने की थी? स्ट्रासबर्गर ने। और ये केंद्रक में पाए जाते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। ये केंद्रक है, केंद्रक के अंदर ये धागे जैसी जो संरचना होती है, इसके अंदर केंद्रिका होती है, इसमें आरएनए होता है और इसमें जो अंदर पदार्थ होता है उसमें डीएनए होता है। ये जो धागे जैसी संरचना है इसको क्रोमैटिन जाल बोलते हैं, क्रोमैटिन जाल। और ये जब जो है कोशिका विभाजन के समय ये क्या होते हैं? विभाजित होकर के एक पेयर बना लेते हैं, उसको कहते हैं धागे जैसी संरचना बना लेते हैं आपस में मिलकर के, उसको कहते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र, तो जो गुणसूत्र होते हैं वो जो है आपके माता पिता के लक्षणों, क्योंकि ये आनुवांशिक लक्षणों के वाहक होते हैं, माता पिता के लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में पहुंचाते हैं, इसका मुख्य काम यही होता है। फिर इसके बाद ये जो गुणसूत्र होते हैं, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। प्रत्येक जीव में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है, लेकिन सब में अलग अलग होती है, क्योंकि जीव अलग अलग है तो उनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? अलग अलग होगी, लेकिन निश्चित रूप से होगी, बदलेगी नहीं। जैसे मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, पैरामीशियम में 40 होते हैं, फिर इसके बाद मटर में 14 होते हैं, आलू में 16 होते हैं। इस प्रकार बहुत से जीव हैं, सभी जीवों में गुणसूत्र पाए जाते हैं। यही लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में जाते हैं, क्योंकि आनुवांशिक लक्षणों के वाहक क्या कहलाते हैं? गुणसूत्र कहलाते हैं। और ये किससे बने होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन के, यानी प्रोटीन प्लस डीएनए, आरएनए नहीं होता गुणसूत्र, क्योंकि डीएनए क्या है? आनुवांशिक पदार्थ है। तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, इसको आपको नोट भी करना है, याद भी करना है बेटा। थैंक यू।